हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ लैंडमार्क केसेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज हम पढ़ेंगे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस के बारे में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दी ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लेटर ऑन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओवर रूल किया गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 कहता क्या है। ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकते। पर अगर पार्लियामेंट का ऐसा कोई लॉ है जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है ऑन द पर्सन, तो ये चीज़ अलाउ की जा सकती है। एंड पार्लियामेंट बाय लॉ हमारी फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम और हमारे राइट टू लाइफ को कर्टेल कर सकती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये कितना वैलिड है एंड कितना नहीं। सो ही वॉज मिस्टर ए.के. गोपालन and he was detained under the Preventive Detention Act. He was a communist leader and इनका जो डिटेंशन था वो विदाउट ट्रायल था। तो ये अपने डिटेंशन को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। दिस वाज द रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस, और ये कंटेंट करते हैं कि इनका जो डिटेंशन है वो वायलेट कर रहा है इनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को। आगे ये बोलते हैं कि इनकी जो डिटेंशन है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, और इनकी डिटेंशन के वक्त इनको ग्राउंड्स इन्फॉर्म नहीं किए गए थे। हेंस सुप्रीम कोर्ट में दो मेजर इश्यूज सामने आते हैं। फर्स्ट, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, क्या ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो फ्रेज यूज किया गया है आर्टिकल 21 में, क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माना जा सकता है, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। पहला इंटरप्रिटेशन होता है आर्टिकल 14 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करते हैं वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। हेंस ये वर्डिक्ट ए.के. गोपालन जी के अगेंस्ट आता है और बोला जाता है कि ये जो लॉ है ऑफ पार्लियामेंट ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि इस एक्ट का वेरी पर्पस ही यही है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, और हम किसी भी इंसान को डिटेन कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स। हेंस दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। आगे इंटरप्रिटेशन आता है आर्टिकल 19 का, जिसमें गोपालन आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डिटेंशन है ये उनके आर्टिकल 19 को वायलेट कर रही है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिस पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आर्टिकल 19 जो हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कराता है, उसके साथ साथ वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कराता है उन फ्रीडम्स पे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एक इंसान की लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है। हेंस इसमें भी गोपालन की डिटेंशन को जस्टिफाई किया गया। आगे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं आर्टिकल 21 को, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसमें गोपालन कंटेंट करते हैं कि ये जो फ्रेज यूज किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21, ये फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस रिक्वायर करता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट नो बोलते हैं। सो अब हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? दीज आर लॉज लेजिस्लेटेड बाय पार्लियामेंट, जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है। सो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, कि अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है और वहां पे प्रॉपर प्रोसीजर गिवन है फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट और एक्शन, तो वो चीज़ फॉलो की जा सकती है। एंड इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि क्या वो फेयर होना चाहिए, क्या वो रीजनेबल होना चाहिए प्रोसीजर। तो आगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में समझते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? इट इज़ एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, एंड जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये एक ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट टेलिंग हिम द रीजंस ऑफ हिज अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
उस इंसान के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता बाय लॉ। हेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोल रहा है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोल रहा है कि लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। अगर वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं है तो उस लॉ को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। हेंस ये जुडिशरी को पावर दे रहा है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड ये पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे रहा है। तो आगे इंटरप्रिटेशन होती है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे। इसमें कोर्ट बोलता है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अप्लाई नहीं होते। हेंस कोर्ट अपहेल्ड करता है वैलिडिटी ऑफ लॉ एंड हेल्ड दैट पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी कर्टेल्ड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप लोग बताइए क्या ये सही वर्डिक्ट था या नहीं। लेटर ऑन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ए.के. गोपालन के वर्डिक्ट को ओवर रूल किया जाता है और इसमें बोला जाता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है इट मस्ट बी जस्ट एंड फेयर। हेंस अब हम देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है टुवर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहले जो हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक फेयर कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 19, 14 एंड 21 को इंटरप्रेट किया गया, जिसको गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया। इसमें बोला गया कि ए.के. गोपालन के केस में इन तीनों आर्टिकल्स को सेपरेटली पढ़ा गया, जबकि इन तीनों को साथ में समझना जरूरी है। और अगर किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया जा रहा है तो आर्टिकल 19, 14 एंड 21 के टेस्ट को अप्लाई कराना पड़ेगा उस चीज पे। और अगर आर्टिकल 19, 14 एंड 21 के टेस्ट को फेल कर रहा है कोई एक्शन, देन इट इज वायलेटिव ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। इसमें आगे बोला जाता है कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉ इज नॉट इनफ एंड द लॉ इटसेल्फ हैड टू बी जस्ट, फेयर एंड नॉन आर्बिट्ररी। सो in Menka Gandhi case, one of the most important thing was discussed, that was individual freedom has an importance and it cannot be curtailed by an arbitrary action of state, and the law must be just and fair, and individual freedom is of highest value.